Students, how are you all? I hope you all are fine. Today we are going to start our lesson number 4, introducing Western sociologist. हम फोर्थ लेसन इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि सीबीएसई के रूल के अकॉर्डिंग जो हमारा लेसन नंबर चैप्टर नंबर 3 है वो कट चुका है सिलेबस से. ठीक है, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 4, इंट्रोड्यूसिंग वेस्टर्न सोशोलॉजिस्ट. अब तक जो हम पढ़ रहे थे हम इंडियन सोशोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ रहे थे. ठीक है, सोशोलॉजी के बारे में पढ़ रहे थे, सोशल ग्रुप्स के बारे में पढ़ रहे थे. आज हम जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के सोशोलॉजिस्ट हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, sociology is sometimes called the child of age of revolution. This is because it was born in the 19th century Western Europe after revolutionary changes in the preceding 3 centuries that decisively changed the way people lived. जो सोशोलॉजी है उसको हम चाइल्ड ऑफ एज ऑफ रेवोल्यूशन कह सकते हैं, क्योंकि जो सोशोलॉजी का जन्म है वो 19th सेंचुरी में हुआ था. उस टाइम कहाँ पे? वेस्टर्न यूरोप में. ठीक है, कब हुआ था? जब वहाँ पे रिवॉल्यूशन आया. ठीक है, उससे क्या हुआ? लोगों के वे ऑफ लाइफ जो है वो चेंज हुआ. ठीक है, 3 revolutions paved the way for the emergence of sociology. The Enlightenment और the scientific revolution. पहला Enlightenment जिसको हम scientific revolution बोलते हैं. दूसरा the French Revolution and the third one is इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. हम इन तीनों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे आगे जाके. ठीक है, दीज प्रोसेसेस कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म नॉट ओनली द यूरोप सोसाइटी बट ऑल्सो द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. ये जो 3 रेवोल्यूशन यहाँ पे हुए थे यूरोप में, तो इन्होंने सिर्फ यूरोप को नहीं बल्कि पूरे के पूरे देश को इफ़ेक्ट किया, पूरे के पूरे वर्ल्ड को इफ़ेक्ट किया, क्योंकि सारे इसके इंटरलिंक्ड थे. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? द की आइडियाज़ ऑफ 3 सोशोलॉजिकल थिंकर्स. 3 पर्सन्स के बारे में पढ़ेंगे हम. एक तो कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ेंगे, कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ेंगे हम. ठीक है, ये तीनों सोशोलॉजिस्ट हैं, वेस्टर्न सोशोलॉजिस्ट हैं. ठीक है, ये तो फर्स्ट है जिसके बारे में पढ़ेंगे. सेकंड है हम एमिल डुर्कheim के बारे में पढ़ेंगे. थर्ड मैक्स वेबर के बारे में. ओके, ये 3 पर्सन हैं जिन ये जो हैं तीनों के तीनों जो हैं वो वेस्टर्न सोशोलॉजिस्ट हैं. इनके बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. As a part of the classical tradition of sociology, they laid the foundation of the subject. Their ideas and insights have remained relevant even the contemporary period. जो उन्होंने आइडियाज़ हमें दिए तो वो अब तक भी कंटेम्प्रेरी उनके जो पीरियड में हैं, उनके पीरियड में, उनके बाद के पीरियड में सभी जगह क्या है? रेलिवेंट रहे, यानी सही चले जो उन्होंने सोचा था, जो उन्होंने आइडियाज़ दिए थे. ऑफ कोर्स दीज आइडियाज़ हैव ऑल्सो बीन सब्जेक्टेड टू क्रिटिसिज्म. देखो कोई भी आ जाए, कोई भी अपने कोई बुक निकलती है, कोई किसी के आइडियाज़ आते हैं, तो कोई जना उसको पसंद करता है, कोई जना उसको क्रिटिसाइज़ करता है. किसी को वो पसंद आता है, किसी को नहीं. इसी तरीके से उनके जो वर्क्स हैं उनको भी क्रिटिसाइज़ किया गया था. हैव गॉन अंडरगॉन मेजर मॉडिफिकेशन. मॉडिफिकेशन मीन्स चेंजेस. कोई भी चीज़ आती है राजे, तो उसमें क्या होता है? कोई चीज़ मतलब कि सपोज किसी ने कोई आइडिया दिया है, उसमें कई 70% लोगों ने पसंद किया. ठीक है, 30% लोगों ने नहीं पसंद किया, उसको क्रिटिसाइज़ किया. तो धीरे धीरे जिन्होंने उसको पसंद किया वो तो चलो उसको एज इट यूज़ कर देंगे. जिन्होंने नहीं पसंद किया वो क्या करेंगे? उसको थोड़ा सा चीज़ वही रहेगी, उसमें थोड़ी सी क्या कर देंगे? चेंजेस कर देंगे. जो उनको लगता है कि इसमें से जो चीज़ उनको नहीं लगती सही, उस चीज़ को वो मॉडिफाई कर देंगे. तो मॉडिफिकेशन हो जाती हैं. बट since ideas about society are themselves influenced by social condition, we begin with a few words about the context in which sociology emerged. हम इसके बारे में पढ़ेंगे वही 3 चीज़ें, the enlightenment, scientific revolution and French revolution. हम इन 3 पर्सन्स के बारे में पढ़ने की जगह सबसे पहले हम इन तीनों चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, the concept of sociology. The modern era in Europe and the
conditions of modernity that we take from granted today were brought about by three major processes. These were, आजकल जो हम मॉडर्न इरा देख रहे हैं, ठीक है, यूरोप में, या जो आजकल कंडीशन मॉडर्निटी को हम जी रहे हैं, मॉडर्न लाइफ जी रहे हैं, तो ये जो हमारे पास जो आई हैं, ये किन कारण आए हैं? और 3 चेंजेस के कारण आए हैं, प्रोसेसेस के कारण. पहला है एनलाइटमेंट, जिसको हमने पीछे नाम क्या दिया था? साइंटिफिक रेवोल्यूशन, जिसको हम कहते हैं एज ऑफ रीज़न. जब लोगों ने रीज़न पूछना शुरू किया कि ये ऐसा क्यों है, ठीक है, उसको बोलते हैं रीज़न. जब हम पूछें कि हाँ जी अगर कोई काम हुआ है तो वो क्यों हुआ है, दैट इज़ रीज़न, एज ऑफ रीज़न. द क्वेस्ट फॉर पॉलिटिकल सोवेनिटी एम्ब्रॉयडर्ड द फ्रेंच रेवोल्यूशन. सेकेंड है फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द सिस्टम ऑफ मास मैन्युफैक्चर इनोग्रेटेड बाय द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. ठीक है, ये 3 हैं. ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट वन बाय वन अबाउट दीज थिंग्स. तो आज हम उसका फर्स्ट पार्ट उठाएंगे, दैट इज़ द एनलाइटमेंट. ओके, एनलाइटमेंट को हमने क्या बोला था इसको? द साइंस, यहाँ से यहाँ देखो अंडरलाइन भी कर लेना आप इसको, द साइंटिफिक रेवोल्यूशन. ठीक है, इसको अंडरलाइन भी कर लो और यहाँ पे जो आता है यहाँ पे लिख भी लेना आपको, और द साइंटिफिक रेवोल्यूशन. ठीक है. During the late 17th and 18th centuries, Western Europe saw the emergence of radically new ways of thinking about the world. जब 17th और 18th सेंचुरी में आए थे हम, जब ख़त्म होने वाला था लेट सेंचुरी 17-18 सेंचुरीज़ में, तो वेस्टर्न यूरोप में क्या हुआ? कुछ नई थिंकिंग आनी शुरू हो गई. रेफर्ड एज द एनलाइटमेंट, जिसको हमने क्या कहा? एनलाइटमेंट. एनलाइटमेंट का मतलब होता है हैविंग द नॉलेज का आना, किसी चीज़ के नॉलेज हासिल करना, अवेयरनेस आ जाना. दीज न्यू फिलोसफीज एस्टेब्लिश द ह्यूमन बीइंग एट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स. पहले गॉड को सेंटर में रखा जाता था कि गॉड ही सब कुछ है. ठीक है, तो अब क्या है, यहाँ पे हमने सेंटर में किसको रख दिया? ह्यूमन बीइंग एट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स एंड रैशनल थॉट एज द सेंट्रल फीचर ऑफ द ह्यूमन बीइंग. जो थिंकिंग है वो क्या हो गई? बंदे की, पर्सन की रैशनल थिंकिंग हो गई. देखो रैशनल क्या हो गया, रैशनल थॉट क्या हो गया? दैट द पर्सन, हमने क्या बोला, ये एज कौन सा है? एज ऑफ रीज़न. मीन्स जो पर्सन रीज़न को देखते हुए कि हर चीज़ का रीज़न पूछे कि ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, ठीक है, तभी किसी बात को माने, देन दैट इज़ द रैशनल थिंकिंग. ठीक है, जो कि सीधा अंधविश्वास को ना माने. ठीक है, as the central feature of the human being. The ability to think rationally and critically transform the individual human being into both the producer and the user of all knowledge. जब इंसान की थिंकिंग जो हुई, रैशनल थिंकिंग हो गई है, ठीक है, इससे जो ह्यूमन बीइंग है वो एक प्रोड्यूसर भी बन गया. ठीक है, प्रोड्यूसर एंड द यूज़र, जो अलग आइडियाज़ को प्रोड्यूस भी कर रहा है और उसको यूज़ भी कर रहा है, नॉलेज को प्रोड्यूस भी कर रहा है, उसको प्रॉपर तरीके से यूज़ भी कर रहा है. द नोइंग सब्जेक्ट, यानी कि हर चीज़ की जानकारी हासिल करना, क्योंकि रैशनल थिंकिंग हो गई. पहले सपोज कह दिया कि ठीक है, जैसे हम शुरू से बच्चों को पेरेंट्स कह देते हैं कि बेटा चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है. ठीक है, तो वो हम उसको एज इट मान लेते हैं, तो हमें नहीं पता कि ये रियलिटी में पाप है या नहीं है चोरी करना. बट जब हमारी थिंकिंग रैशनल होगी तो उसमें क्या होगा कि हमें पता चलेगा कि चोरी नहीं करनी है, क्योंकि ये एक क्राइम है. ठीक है, लॉ के अकॉर्डिंग ये क्राइम है, और अगर हम चोरी करेंगे तो हमें इसके लिए पनिशमेंट मिलेगी. तो ये रीज़न हो गया. पाप जो है वो हमें पता ही नहीं कि पाप कैसे लगता है या पुण्य कैसे लगता है. ठीक है, लेकिन क्राइम हमें पता चल जाएगा कि चोरी की है तो हमें या तो सज़ा मिलेगी, या हमें इसके बदले हमें मतलब कि जो गवर्नमेंट है वहाँ पे कोई भी फ़ाइन वगैरह पे करना पड़ेगा.
ठीक है, या हमें जेल में जाना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, एक रैशनल थिंकिंग हो गई। ठीक है। On the other hand, only persons who could think and reason could be considered as fully. तो अब जो सोशोलॉजिस्ट है वो क्या कहता है कि एक बंदा जो कि प्रॉपर तरीके से सोच सकता है और किसी चीज़ का रीज़न पूछ सकता है या बता सकता है, वही फुली तौर पे ह्यूमन बीइंग है, दूसरा नहीं है। Those who could not remain deficient as human beings, उसके अंदर ह्यूमन बीइंग की जो क्वालिटीज़ है उसकी कमी है। एंड वर कंसिडर्ड एज नॉट ओनली फुली इवॉल्व्ड मैन, उसे हम कहेंगे कि वो पूरी तरीके से ह्यूमन बीइंग नहीं है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग जो है उसके अंदर रीज़न, तर्क करने की क्षमता होती है। ठीक है। एज इन द केस ऑफ नेटिव्स और प्रिमिटिव सोशियोलॉजिस्ट और सेवेजेस लीव दिस वन, being the handiwork of human society was unable to rational analyze and thus comprehensible to other humans. For reason to become the defining feature of the human world, it was necessary to displace nature, religion and the divine acts of gods from the central position they had in earlier ways of understanding the world. पहले पुराने टाइम में उसने कहा कि हमारी जो थिंकिंग है, अगर उसको हमने रैशनल बनाना है, तो पुराने टाइम में क्या है कि हमने सेंट्रल पोजीशन में किसको रखा हुआ था, गॉड को, रिलीजन को, डिवाइन एक्ट्स, अगर आप ऐसा करोगे तो भगवान आपसे खुश हो जाएंगे। ठीक है, और आपको स्वर्ग मिलेगा। ठीक है, आप अगले जन्म में भी इंसान बन के पैदा होगे, नहीं तो आप अगले जन्म में जानवर बन के पैदा होगे, भगवान आपको वहाँ पे जाके कष्ट देगा। इस तरीके की थिंकिंग सोचते थे, मतलब गॉड को मिडिल में रख के। लेकिन जो हमारी रैशनल थिंकिंग है वो क्या कहती है कि ये सारी चीज़ें नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं होता। तो उसमें हमने गॉड को मिडल पोजीशन में ना रखे, ह्यूमन बीइंग को सेंट्रल पोजीशन में रख के, और थिंकिंग कौन सी रखनी है, रैशनल थिंकिंग रखनी है। कौन सी थिंकिंग नहीं होनी चाहिए, अंधविश्वास वाली थिंकिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है। This means that the enlightenment was made possible by and in turn helped to develop attitudes of mind that we refer to today as secular, scientific and humanistic. तो enlightenment का मतलब क्या है, हमारे माइंड को या हमारी थिंकिंग को सेक्युलर, साइंटिफिक और ह्यूमनिस्टिक बनाना। पहले क्या थे, हमारी थिंकिंग जो है रिलीजियस थिंकिंग थी, डिवाइन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते थे, गॉड के बारे में, रिलीजन के बारे में। लेकिन आजकल हम साइंटिफिक तरीके से सोचते हैं। जब हम साइंटिफिक तरीके से सोचते हैं तो इट मीन्स वी हैव गॉट द एनलाइटमेंट। दैट मच इज़ फॉर टुडे। वी विल कंटिन्यू आवर लेसन टुमारो। वी विल कंटिन्यू with the French Revolution, that is the second part. Okay, bye students.